हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक इस क्लास को लाइक शेयर नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए, समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और उन्हें भारत का पहला महान साम्राज्य निर्माता माना जाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट है देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह हो जाएगा चाणक्य कौटिल्य थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा। देखिए, चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना चाणक्य ने की थी। उन्हें कौटिल्य और विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चाणक्य को विष्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। यह पुस्तक मुख्य रूप से राजनीतिक, अर्थनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। तो याद रखिएगा जितने पॉइंट हैं, देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए, समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था, जिसे उसने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और देखिए, इंडिका पुस्तक उसने भारत में अपने अनुभवों और मौर्यकालीन समाज, प्रशासन व भूगोल का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। देखिए, समझते हैं। देखिए, 261 ईसा पूर्व में यह वह वर्ष है जब मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारी विनाश और नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। तो यह सभी जितने भी पॉइंट बता रही हूँ आपको, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो किस मौर्य सम्राट ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे अशोक हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। देखिए, समझते हैं। देखिए, अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह मानवीय गुणों और नैतिक नियमों का एक समूह था, जिसे उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तक्षशिला था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, मौर्य काल के दौरान तक्षशिला शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ विश्व भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे और चाणक्य कौटिल्य यहीं के आचार्य भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा बृहदर्थ था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा तो बृहदर्थ हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसने लगभग 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य परेड के दौरान उनकी हत्या कर दी थी और मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी पॉइंट आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य काल के दौरान नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो वह हो जाएगा स्टेनोमई कहलाता था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए स्टेनोमई यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार नगर के मुख्य अधिकारी को स्टेनोमई कहा जाता था। यह अधिकारी नगर की सफाई, कानून व्यवस्था और उद्योगों की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो डेली क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वह हो जाएगा 13वां शिलालेख में। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक माना जाता है। देखिए कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व और उसके बाद उनके हृदय परिवर्तन की जानकारी देता है। देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में तो किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। देखिए जितने भी आज के सेशन में क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो डेली क्लासेस के लिए ऐसे ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आज जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मौर्य प्रशासन के सीता शब्द का क्या अर्थ होता था? तो मौर्य प्रशासन में सीता शब्द का क्या अर्थ होता था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था। सीता का अर्थ होता था। देखिए राजकीय भूमि मौर्य काल में जो भूमि सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। और देखिए आय का स्रोत इस राजकीय भूमि से होने वाली संपूर्ण आय या उपज को भी सीता के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वह हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य सम्राट अशोक का राजाभिषेक लगभग 269-268 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके 13वें शिलालेख के अनुसार उन्होंने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में क्या शामिल नहीं था? तो वह हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, जो आपका शामिल नहीं था। और देखिए राजा और अमात्य ये भी शामिल था, और जनपद और दुर्ग ये भी शामिल था, और मित्र और कोष ये भी शामिल था। तो जो नहीं शामिल था तो वह हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, जो शामिल नहीं था।
देखिए, कौटिल्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के संचालन के लिए 7 अंगों का वर्णन किया था, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का विस्तार और उसके चारों ओर वेस्टर्नी रेलिंग्स का निर्माण किस वंश के समय हुआ था? तो सांची के स्तूप का विस्तार और उसके चारों ओर वेस्टर्नी रेलिंग्स का निर्माण किस वंश के समय हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शुंग वंश के समय हुआ था। देखिए समझते हैं। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा मूल रूप से ईंटों से बनाए गए लघु स्तूप को शुंग काल के दौरान पत्थर की शिलाओं से ढककर उसका विस्तार किया गया था और उसके चारों ओर पत्थर की वेस्टर्नी रेलिंग्स का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स व्यापक रूप से किस वंश के शासकों ने चलाए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के व्यापक रूप से किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कुषाण राजाओं ने चलाए थे। देखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक हिंद एवं राजाओं को जाता है, लेकिन व्यापक स्तर पर प्रचलित करने और नियमित रूप से जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है। तो देखिए, व्यापक रूप से चलाए थे तो कुषाण शासकों ने चलाए थे सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस राजा के समकालीन थे? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस राजा के समकालीन थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे कनिष्क राजा के समकालीन थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अश्वघोष राजा कनिष्क के राजकवि थे और उन्होंने ही प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना की थी। देखिए, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे और उन्होंने ही बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे समुद्रगुप्त के। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा और देखिए डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, इतिहासकार विसेंट स्थिम ने समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य विजयों और विस्तारवादी नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। देखिए, विसेंट स्थिम ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। देखिए, सैन्य कौशल समुद्रगुप्त का कैसा था तो जानते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे समुद्रगुप्त। उन्होंने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। देखिए, इनकी प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से उनकी विजयों और वीरता का विस्तृत जानकारी मिलती है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से हरिसेन द्वारा देखिए समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से मिलती है। उनके विजयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो वह हो जाएगा फाहियान था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला चीनी यात्री फाहियान था, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 399-414 ईस्वी की शुरुआत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आया था। देखिए, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्त साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं
एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को देखिए बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने दिनों बाद यूपी टेट आ रहा है तो अपनी जी जान लगा दीजिए और यूपी टेट को क्लियर कर लीजिए, देखिए तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे हरिसेन ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से सभी लिए हैं। देखिए हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और मंत्री थे। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और उनके व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे विष्णुगुप्त था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त शासक विष्णुगुप्त था। उन्होंने लगभग 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया, जिसके कार्यकाल में आंतरिक संघर्षों और हुड़ों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुड़ों के आक्रमण ने किस गुप्त शासक के समय साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी? तो हुड़ों के आक्रमण के किस गुप्त शासक के समय साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी? तो वह हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुड़ों को बुरी तरीके से पराजित किया था और उन्हें भारत से खदेड़ दिया था। लेकिन इन निरंतर युद्धों के कारण साम्राज्य के संसाधन पूरी तरीके से समाप्त हो गए थे और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी, और जो अंत में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुप्त काल में भुक्ति का क्या अर्थ होता था? तो गुप्त काल में भुक्ति का क्या अर्थ होता था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्रांत होता था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रशासनिक इकाइयां गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें भुक्ति, देश, राष्ट्र या अवनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? वह हो जाएगा विदक भागम कहा जाता था। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गुप्त काल में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भाग कहा जाता था। यह कर राज्य द्वारा प्रदान की गई सिंचाई सुविधाओं जैसे नहरों का उपयोग करने के लिए उपज के हिस्से में आमतौर पर 1/5 से 1/3 के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली कौन सी थी? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली कौन सी थी? तो वह हो जाएगी नागर शैली थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए नागर शैली ये उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण शैली है, जिसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भगवान विष्णु का सबसे पुराना शेषशायी लेटे हुए विष्णु मंदिर देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान विष्णु का सबसे पुराना शेषशायी लेटे हुए विष्णु मंदिर देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भगवान विष्णु का सबसे पुराना शेषशायी मंदिर, जिसे देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर कहा जाता है, झांसी उत्तर प्रदेश वर्तमान में ललितपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा आर्यभट्ट ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी के अंत में 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा था, जो गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित है। देखिए सूर्य सिद्धांत के आधुनिक संस्करण के मूल सिद्धांतों का श्रेय भी ऐतिहासिक रूप से आर्यभट्टियम को ही दिया जाता है, जिसमें उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान नवरत्न किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो गुप्त काल के दौरान नवरत्न किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें थे कालिदास, वहामीर और धन्वंतरी जैसे महान व्यक्तित्व भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किस काल में हुआ था? तो पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किस काल में हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, गुप्त काल विष्णु शर्मा द्वारा था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन देखिए किया गया था, वह गुप्त काल के दौरान विष्णु शर्मा द्वारा। देखिए पंचतंत्र की कहानियों का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा गुप्त काल में लगभग 3रे से 5वीं शताब्दी के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। देखिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यूपी टेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग सहमत हैं। तो ज़्यादा भारी संख्या में आप लोगों का कमेंट आएगा, क्लास आपकी शुरू होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए महरौली के लौह स्तंभ पर किस राजा का नाम चंद्र अंकित है जिसे जंग नहीं लगता? तो महरौली के लौह स्तंभ पर किस राजा का नाम चंद्र अंकित है और जिसे जंग नहीं लगता है? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए इतिहासकारों के अनुसार महरौली के लौह स्तंभ पर खुदे चंद्र नाम का संबंध गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। यह स्तंभ अपनी उच्च कोटि के धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण 1600 से अधिक वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ग्राम था। देखिए गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। यह गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निचला और महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर माना जाता था, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था और मुखिया को ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था। भुक्ति क्या थी? तो भुक्ति प्रांत को कहा जाता था। और देखिए विषय किसे कहा जाता था? विषय जिले को कहा जाता था, जो भुक्ति के अंतर्गत आते थे। और देखिए ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, तो गुप्त काल की, तो याद रखिएगा। और देखिए विधि के अंतर्गत आते थे, तो विधि के अंतर्गत विषय के अंतर्गत आने वाली इकाई थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सोना, गोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आंसर है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे।
जिन्हें उनके अभिलेखों में दीनार कहा गया है। हालांकि शुद्धता की दृष्टि से कुषाणों के सोने के सिक्के इनसे बेहतर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किस प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में बिहार में इस सुप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए 33 क्वेश्चन में से आज के सेशन में से बताइएगा आपके स्कोर कितने सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।